जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस। टॉप 20 क्वेश्चन साइंस का होगा और टॉप 20 क्वेश्चन जो होगा सोशल साइंस का होगा, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन लेके आए और यहाँ से भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन है और एवरीडे शाम को 7 बजे क्लास मिल रहा है। तो अगर आप डीएलएड करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल से अवश्य ज्वाइन कीजिए। एवरीडे शाम को 7 बजे क्लास यहाँ पे देखने को मिल रहा है और जल्दी ही इस क्लास चैनल पे आप लोग को मैराथन क्लास भी देखने को मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो याद नहीं है वो याद करते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पहला है, मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशील कौन सा विटामिन बढ़ाता है या बढ़ता है। तो याद रखेंगे, मनुष्य की आंखों की जो स्वस्थता हो गया, ये मनुष्य की आंख के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण विटामिन होता है वो विटामिन ए होता है, क्योंकि आंख की रोशनी से बढ़ती है। इसलिए बोला जाता है कि गाजर खाए, क्योंकि गाजर में क्या होता है, मुख्य रूप से विटामिन ए पाया जाता है, जो आंखों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को पता होगा विटामिन के जो होता है रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन सी जो होता है वो स्कर्वी नामक यानी चमड़ा संबंधित रोग को होने से बचाता है। विटामिन बी बेरी बेरी नामक रोग इससे होता है अगर विटामिन कमी हो जाए भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चर्चा भी करते चलेंगे। क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल मिलते हैं। एमिनो अम्ल मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं, तो याद रखेंगे एमिनो अम्ल जो मिलते हैं वो प्रोटीन, कहाँ से, प्रोटीन में मिलते हैं एमिनो अम्ल। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी पढ़े होंगे प्रोटीन डीएनए इसमें पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया हुआ है कि रेयान फाइबर का निर्माण होता है। रेयान फाइबर, ठीक है। तो फाइबर का निर्माण किसके से होता है, पेट्रोलियम से, रसायन से, लुगदी से या नफ्था से। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो लुगदी से क्या होता है, रेयान फाइबर का निर्माण होता है। फाइबर यानी पाइप वगैरह देखे होंगे, ठीक है। तो लुगदी से निर्माण किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं बहुत क्वेश्चन, और ये एकदम चुनिंदा क्वेश्चन ही है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, इसमें रासायनिक यौगिक बताना है। तो याद रखेंगे वायु, वायु क्या है, तो वायु एक प्रकार का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन O2 होता है, ये क्या है, तत्व है। पारा पीबी क्या है, ये धातु है। अमोनिया NH, ठीक है, NH3 एगो अमोनियम होता है, NH4 अमोनिया होता है NH3। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो जब दो पदार्थ एक निश्चित मात्रा में मिलते हैं तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को बस ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चन ही क्लियर करवाने वाले हैं, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। अगला सवाल है कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊष्मा गति की प्रथम नियम अवधारणा यानी किस अवधारणा, किस नियम के अनुकूल काम करता है, ठीक है, ऊष्मा गति का नियम। तो याद रखेंगे कि क्या ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे कि है ना, ऊष्मा गति का प्रथम नियम जो अवधारणा करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मोल बराबर होता है, यानी 1 मोल बराबर कितने कण होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिला है और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 6 कहीं कहीं आप लोग अगर फर्स्ट ईयर आप लोग पढ़े होंगे तो 6.022, ठीक है, गुने 10 का पावर 23 देता है। और अगर आप 12th में यही क्वेश्चन को आप देखेंगे तो 23 गुने 10 के पावर क्या हो जाता है, 23 हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं अगर ऑप्शन थोड़ा सा भी अगर डिसमैच होता है तो ऑप्शन इसी दोनों में से एक रहेगा, तो पक्का यही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर। हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन कार्बन के अपरूप नहीं है। यहाँ पे क्या बोल दिया, कार्बन के अपरूप नहीं है, ये गौर कीजिएगा। लकड़ी, कोयला है, हीरा है, ग्रेफाइट है, सॉरी ग्रेनाइट है या ग्रेफाइट है। देखिए बड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कोयला जो होते हैं, ठीक है, वो कार्बन के अपरूप होते हैं, हीरा भी ग्रेफाइट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रेनाइट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो होता है वह कार्बन के अपरूप नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगले सवाल की ओर बात करते हैं। 8 नंबर सवाल हमारे पास क्या है, फलीदार पौधों में नाइट्रोजन, फलीदार यानी जिस पौधे में फल लगते हैं, तो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थित है ना, नाइट्रोजन स्थितीकरण बोल सकते हैं या स्थित करने वाला बैक्टीरिया निम्न में से कौन है, कौन है, क्या एजोहेक्टर है,
नाइट्रोबैक्टर है, राइजोबियम है या सिंडोमोनास है। तो राइट आंसर की बात करें, राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो क्या बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो फलीदार पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन में स्थित कर देते हैं, या दलहनी पौधे के जड़ों में भी पाए जाते हैं नाइट्रोबिजियम। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि पौधे की जड़ों से अन्य भाग तक पानी और खनिज का वहन किसके द्वारा किया जाता है। क्या है कि पौधों की जड़ों से, ठीक है, पौधों की जड़ों से जो होता है खनिज हो या लवण हो, पानी हो, तो किसके द्वारा, तो याद रखना है जाइलम के द्वारा। ठीक है, जाइलम के द्वारा याद रखेंगे। जाइलम के बारे में एक दो पॉइंट हो कि जाइलम की कोशिका मृत होती है, मरी होती है। जाइलम में जल का वहन नीचे से कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है। लेकिन यहीं पे एक सवाल दे दिया था कि खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है, ऊपर और नीचे दोनों होता है। फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बी रक्त ग्रुप यानी बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है। तो याद रखेंगे कि बी वाला जो कन्फर्म है कि बी को ही दान कर पाएगा, तो ऑप्शन एक हो नहीं है, क्योंकि ए को तो दे नहीं सकता है, बी इसमें भी ए आ गया, इसमें भी आ गया, तो नहीं होगा। देखिए बी को दे सकता है, ये अब लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी में अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी वाला जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है बी को दान कर सकता है, साथ ही साथ ए बी को, क्योंकि ए बी नेगेटिव ग्रुप होते हैं, ये सभी से क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और ओ जो होता है वो सभी को दान कर देता है। तो इसीलिए कहीं कहीं दे देता है कि ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है और ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ए जो है सबको देता है इसलिए सर्वदाता, और ए बी सबसे ग्रहण कर लेता है इसे सर्वग्राही। चलिए 11 नंबर सवाल है, वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं। ठीक है, वाहनों के जो बड़े बड़े ट्रकों के जो टायर होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, चौड़ा तो बनाया जाता है, साथ ही साथ पूरा हवा फुल कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों, तो पहले इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि रटने से काम चलने वाला नहीं है। एक दो क्वेश्चन नहीं है कि आप रट्टा मार लेंगे, इसलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे, कोशिश करते हैं हर क्वेश्चन को समझाने का। ठीक है, अगला पहला है ऑप्शन में कि सम अवस्था में चलना सुनिश्चित करने के लिए, दूसरा वाहन की भार वहन क्षमता बढ़ने के लिए, फिसलन से बचना तथा न्यूनतम घर्षण हेतु, या तेज चलने एवं ईंधन की बचत के लिए। क्या होगा, बड़ा कन्फ्यूजन है। तो याद रखना होगा कि वाहनों के जो टायर अच्छी तरीके से फुलाए जाते हैं इसलिए कि फिसलन से बच ले। अगर टायर फुल रहेगा तो वो फिसलेगा जल्दी नहीं, साथ ही साथ न्यूनतम, सबसे मूल कारण यही होता है कि न्यूनतम घर्षण होता है। ठीक है, कभी कभी आप देखेंगे कि किसी वाहन का चक्का जो है पंचर हो जाता है तो ले जाएगा तो पूरा रोड का एकदम गर्दा उड़ते रहेगा। क्यों, क्योंकि उनके बीच घर्षण काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और हवा रहने से टायर में जब हवा रहता है तो उसका भार जो है वो क्षेत्रफल में बढ़ जाता है, जिससे कम महसूस होता है, साथ ही साथ घर्षण बहुत कम होता है और गाड़ी आसानी से चल पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। काफ़ी समय, थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, बहुत कुछ सीखने को ही मिल रहा होगा। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है। शुष्क सेल यानी जिसमें तेजाब नहीं भरा रहता है, जिसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड भरा हुआ नहीं रहता है, यानी बिना पानी वाला जो बैटरी होता है। ठीक है, तो शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, किससे बना होता है, तो ये बना होता है ग्रेफाइट। किससे, ग्रेफाइट। आप लोग पहले रेडियो में आता था, इस टाइप का बैटरी आता था, इसमें एक रड मिला रहता था कार्बन का, ग्रेफाइट का। ठीक है, शुष्क सेल उसी का बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय में जो शिशु है वो किस ढंग से बढ़ रहा, पल रहा है, उसकी जानकारी कैसे पता चलता है। क्या एक्सरे किरण मारकर, या गामा किरण मारकर, या अल्ट्रासाउंड कराकर, या अल्ट्रा वायलेट करने पर। क्या हो जाएगा राइट आंसर 13 का। आप लोग सब सुनते होंगे। ठीक है, कि क्या किया जाता है, बच्चा जब पेट में गर्भ में रहता है तो उसे अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिससे बच्चे की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है। तो ऑप्शन की बात करें, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। ठीक है, रेलवे की पटरी है, तो रेलवे की पटरी, ध्यान समझें क्या बोल रहा है, रेलवे की पटरी के बीच में जो है अंतराल कर दिया जाता है, अंतराल यानी थोड़ा गैप छोड़ दिया जाता है। इसकी आवश्यकता है क्यों। ठीक है, पहला ऑप्शन है इस्पात की बचत की जा सकता है, तो ये तो होगा नहीं, इस्पात को बचाने के लिए ऐसा नहीं। ठीक है, दूसरा सर्दियों में संकुंचन के कारण होने वाली दुर्घटना से बचा जा सकता है, दूसरा
चलती हुई 3 के भार, है ना, 3 के भार वाहन हेतु वायु के अंतराल आवश्यक होता है। अगला ऑप्शन है 4 में कि ग्रीष्म काल में विस्तार होने वाली दुर्घटना को रोका जा सकता है। तो बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे कि गर्मी के समय में धातु जो होते हैं उसमें क्या होता है, फैलाव होता है। अब फैलाव होता है तो बीच में अगर थोड़ा सा गैप रहता है तो इतने गैप में क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाएंगे, तो गर्मी के दिन में दुर्घटना होने से बच जाएगा। अगर गैप ना छोड़ा जाए, ठीक है, क्योंकि तेज़ी से ट्रेन उस पर चलेंगे तो घर्षण के कारण थोड़ा सा हीट होगा, और अगर विस्तार होगा और उसमें गैप नहीं रहेगा तो पटरी हल्का टेढ़ा हो जाएगा, और टेढ़ा होने से क्या हो जाएगा, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। यही कारण है कि ट्रेन के पटरियों के बीच में क्या छोड़ दिया जाता है, हल्का गैप छोड़ दिया जाता है। चलिए अगला सवाल है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बाद में रटना नहीं पड़ेगा अगर ये सवाल आ जाएंगे तो, ठीक है, समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। फ्यूज तार की प्रकृति है। फ्यूज तार, फ्यूज आप लोग बिजली बोर्ड में देखते होंगे कि फ्यूज लगा हुआ रहता है, तो उसकी प्रकृति क्या है, मतलब उसका गुण क्या है। अगला ऑप्शन है पहला, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध और उच्च द्रव्यनांक, निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक। 15 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि निम्न गलनांक होता है, यानी जैसे ही वोल्टेज हाई होता है या ज़्यादा हीट होता है, गर्म होता है, तो क्या हो जाता है, तुरंत पिघल जाता है, तो उच्च गलनांक होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी है और ऑप्शन ए है। अब इसमें क्या होगा, तो याद रखेंगे फ्यूज तार की जो विशेषता होती है, उच्च प्रतिरोध होता है, क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। ऑप्शन की बात करें, ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि नोड तथा संलग्न एंटीना के मध्य दूरी 30 सेमी है, तो तरंग कितना दीर्घ है ना, दीर्घ होगी, तो उसकी तरंग कितना दीर्घ होगा, यानी कितना बड़ा होगा, कितना लंबा होगा। तो याद रखेंगे तरंगदैर्घ्य के बारे में पढ़े होंगे कि ये है ना 4 गुना होता है, कितना गुना, 4 गुना दूरी का होता है तरंग जो होता है इससे। तो ये हो जाएगा 4 गुना, अगर हम करते हैं तो 30 गुने 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी याद कर लेंगे इसको, 4 गुना अगर ऐसा सवाल आएगा तो कर देना है। अगला सवाल है 17 का कि तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर होता है। अब ये समझना होगा कि कोई तरल पदार्थ है उसको अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, घनत्व क्या होगा, क्या कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बदलता नहीं है, या दबाव के अनुसार घट या बढ़ सकता है। 17 नंबर सवाल का आंसर। तो याद रखेंगे तरल पदार्थ का घनत्व जो होता है गर्म करने पर घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या है कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से एक ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर इनमें से एक ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन ईंधन के रूप में काम करता है, कोयला हो गया, यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, डीजल हो गया, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो याद रखेंगे यूरेनियम का जो प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, क्योंकि विशाल ऊर्जा मुक्त करनी होती है, ठीक है। तो विशाल ऊर्जा मुक्त करने के लिए, परमाणु बम विस्फोटक वगैरह बनाने के लिए यूरेनियम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल हमारे पास 19 नंबर सवाल है कि दृष्टि के है ना पश्चदीप्त सिद्धांत के आधार पर निर्माण होता है। क्या है, दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर किसका निर्माण किया गया, कैमरा का, स्पेक्ट्रोस्कोप का, सिनेमा का, या पेरिस्कोप का। 19 नंबर सवाल का आंसर। तो याद रखेंगे दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर ही क्या, सिनेमा का निर्माण किया गया। ऑप्शन की बात करें, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है इस टाइप का, है ना, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद सोशल साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़े, बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जुड़ जाइए, बहुत ही फायदा होने वाला, चुनिंदा क्वेश्चन ही क्लियर करवाएंगे। सागर में बहती हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भाग में से कितना जल तल के ऊपर उठा होगा। सवाल है कि सागर में बहते जो हिमखंड है यानी बर्फ का जो टुकड़ा है, द्रव्यमान के कुल यानी भार के कुल, है ना, 10 भागों में से कितना भाग जल के ऊपर उठा हुआ है। तो याद रखेंगे मात्र 1 भाग जल के ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, इसका सोशल साइंस का पार्ट अगला में लेकर के चले आते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।